ये कहानी शुरू होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो फेडेक्स कुरियर कंपनी का एम्प्लॉय है और ये अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसलिए ये इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि कोई भी पैकेट या सामान बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। साथ ही साथ ये कई और कंट्रीज में भी विजिट करते हैं जहाँ पर भी इनके एम्प्लॉयज हैं और वहाँ पर जाकर उनको मोटिवेट करते हैं और ये भी बताते हैं कि टाइम कितना वैल्यूएबल है। अब यहाँ पर चक की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम कैली होता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कैली चक से शादी करना चाहती है लेकिन चक अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि वो देश विदेश घूमते रहते हैं, इसलिए उन्हें शादी करने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं अब क्रिसमस आने वाला होता है पर चक को मलेशिया जाना है, वो भी फेडेक्स कंपनी के काम से। वो कैली से कहते हैं कि मैं न्यू ईयर ईव तक पक्का आ जाऊंगा। इस पर कैली कहती है तो क्रिसमस का क्या, लेकिन चक कैली को मना लेता है और कैली भी मान जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट देते हैं और कैली का गिफ्ट एक वॉच होती है जिसमें कैली की फोटो भी होती है। अब चक मलेशिया के लिए निकलते हैं और जब उनका प्लेन पैसिफिक सागर के ऊपर से गुजरता है तभी वहाँ पर एक काफी तेज तूफान आ जाता है जिससे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। क्योंकि ये फेडेक्स कंपनी का ही एक प्राइवेट प्लेन होता है इसीलिए इसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं, बाकी कुरियर का सामान होता है, इसलिए इनका प्लेन उसी पैसिफिक सागर में गिर जाता है। फिर उन 4 आदमियों में से सिर्फ एक आदमी ही बचता है और वो होता है चक। अब चक एक एयरबोट पे बैठता है और वो समुंदर का तूफान उसे बहाकर एक टापू तक ले जाता है और अब जब चक की आंखें खुलती है तो वो खुद को उस टापू पे अकेला पाता है क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता है और होते हैं तो सिर्फ वही नारियल के पेड़, पहाड़ और वही समुद्र का पानी। चक काफी जोर जोर से चिल्लाता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब वो रेत पर काफी बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख देता है जिससे अगर कोई भी प्लेन ऊपर से गुजरे तो वो लोग उसकी हेल्प कर सके। चक काफी थक जाता है और रात भी हो चुकी होती है इसलिए वो सो जाता है और जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसने जो हेल्प लिखा था वो अब मिट चुका है, इसीलिए वो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है क्योंकि उसे पता था कि उसे ढूंढने लोग यहाँ पर जरूर आएंगे और जब वो लोग यहाँ पर आए तो इस हेल्प को देखकर वो समझ जाए कि चक यहीं पर है। अब चक के साथ उस फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट भी वहाँ पर बहकर आ जाते हैं तो चक जब उन्हें खोलकर देखता है तो उनमें से कुछ भी खाने का कोई सामान नहीं होता है। तभी चक को कुछ आहट सी सुनाई देती है और थोड़ी देर बाद एक नारियल ऊपर से गिरता है तो चक समझ जाता है कि ये आहट इस नारियल की ही थी और अब जब चक को प्यास लगी है तो वो जानता है कि उसकी प्यास समुद्र के पानी से नहीं बुझ सकती, इसलिए उसे इस नारियल पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। चक अब कई सारे नारियल इकट्ठा कर लेता है पर यहाँ पर उस नारियल को तोड़ना, उसका कवर निकालना चक के लिए एक काफी टफ जॉब होती है। एक बार तो वो नारियल तोड़ भी लेता है पर उसमें से पानी निकालना इम्पॉसिबल था, पर धीरे धीरे करके वो उस नारियल से पानी निकालना सीख जाता है। अब चक के पास पीने के लिए पानी होता है। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन चक के पास कोई शूज नहीं होते, इसलिए जब वो पानी में जाते हैं तो उनमें पड़े कंकड़ उनके पैरों में चुभते हैं जिससे उन्हें खून निकलने लगता है। इसीलिए चक अपने पैंट को काट कर अपने पैरों पर ही लपेट लेते हैं क्योंकि चक को पास में ही एक बड़ी चोटी दिखती है, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस चोटी पर जाएंगे और वहाँ पर पहुंचकर वो आसपास की जगह का आइडिया लेंगे कि आखिर वो हैं किस जगह पर। और जब वो चोटी पर पहुंच जाते हैं तो उस चोटी से उन्हें समुद्र में कुछ दिखाई देता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी नीचे आते हैं। फिर पास में जब वो जाकर देखते हैं तो वो होती है उन्हीं के पायलट की डेड बॉडी और उसे देखते ही चक शॉक हो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो उनकी बॉडी को दफना देते हैं, पर दफनाने से पहले वो उनके शूज और एक टॉर्च निकाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही चीजें चक के काम की होती हैं। चक को अब इस टापू पे रहते हुए कई दिन बीत जाते हैं और वो अभी भी इस टापू पे अकेला है, पर धीरे धीरे करके वो इस टापू पे रहना सीख रहा है। वो सीख जाता है कि पत्तों पर जो रात का ओस का पानी होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। साथ ही साथ वो मछली पकड़ना भी सीख रहा है, लेकिन ये टेक्निक काफी पुरानी होती है, वो भी आदिवासियों के टाइम की, इसीलिए चक इस काम में कामयाब नहीं हो पाता है। उसके लिए इस
टापू पर खाने के लिए सिर्फ क्रैब्स है, नारियल का पानी है और ओस की वो चंद बूंदे जो रात को पत्तों पर गिरती हैं। अब एक रात को उसी समुद्र में उसे एक शिप नजर आता है, जिसे देखकर चक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर इतनी दूर से उसकी आवाज वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। इसीलिए अगले ही दिन चक डिसाइड करता है कि वो अपनी एयरबोट पर बैठकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई आने वाला है। और जब वो उस एयरबोट पे बैठकर निकलने लगते हैं तो बीच समुद्र में ही उन्हें कई अड़चने आने लगती हैं, जैसे बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उन्हें बार बार वापस से उसी बीच पे ढकेल रही थी और वो लहरें उन्हें आगे नहीं आने दे रही थी। इसी दौरान चक के पैर में भी चोट आ जाती है और चक वापस से उसी टापू पर आ जाते हैं। तभी उसी रात उस टापू पर बारिश हो जाती है, जिससे बचने के लिए चक एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो टॉर्च जला लेते हैं। जब वो सुबह उठकर देखते हैं तो उस टॉर्च की सेल खत्म हो चुके थे, तो अभी उनके पास रोशनी करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो उन बॉक्सेस के पास जाते हैं जो तैर कर वहाँ पर आ गए थे। फिर एक एक करके वो उन सारे बॉक्सेस को ओपन करने लगते हैं, लेकिन उनके काम की सिर्फ 2 ही 3 चीजें मिलती हैं। पहला तो उन्हें स्केटिंग शूज मिलते हैं जिसके नीचे ब्लेड लगी हुई थी और वो उस ब्लेड को निकाल लेते हैं और अब उनके पास चाकू जैसी कोई शार्प चीज हो जाती है, जिससे वो आसानी से नारियल को फाड़ सकते हैं और किसी भी चीज को शार्प कर सकते हैं। वो अब एक लकड़ी को भी शार्प करते हैं और उसे एक औजार की तरह बना लेते हैं मछली का शिकार करने के लिए। फिर एक बार फिर से वो मछली और केकड़ों का शिकार करते हैं, जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। चक के सामने यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि वो इन सब को कच्चा नहीं खा सकते, इसीलिए वो आग जलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनका हाथ भी घायल हो जाता है, पर फिर भी वो इस काम में कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब चक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब वो एक बार जब नारियल छील रहे थे तो उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना मैं 2 लकड़ियों को एक साथ घिसूं, तो क्या पता शायद आग जल जाए, क्योंकि इससे पहले जो टेक्निक मैं यूज कर रहा था उससे तो मेरे हाथ ही छिल गए थे। इसीलिए अब वो दूसरी टेक्निक से आग जलाने की कोशिश करते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली आग जल जाती है। अब आग को जलता देख चक खुशी से पागल हो उठते हैं और वो खुशी से नाचने लगते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इस टापू पे जब चक इतने ज्यादा खुश हुए हैं। इसी के साथ उन सामानों में एक फुटबॉल वहीं पास में पड़ी होती है, जिस पर चक का ब्लड लगा होता है और चक उस फुटबॉल को उठाकर उसमें आँख, नाक और मुंह का शेप दे देते हैं। फिर वो उस फुटबॉल को विल्सम कह के बुलाते हैं, क्योंकि उस फुटबॉल पर विल्सम लिखा हुआ था। अब यहाँ इस टापू पर चक अकेले नहीं है, उनका एक फ्रेंड भी है और वो है विल्सम, इसलिए चक अक्सर उससे बातें किया करते थे। अब यहाँ पर चक को एक और चीज परेशान करती है और वो होती है उनके दांत का दर्द। और ये दांत का दर्द उन्हें अभी नहीं बल्कि काफी दिनों से था, पर वो डॉक्टर के पास जाने में हमेशा से कतराते थे, इसीलिए वो अपने इस दांत को तोड़ना चाहते थे जिससे कुछ दर्द कम हो सके। और जब वो अपने इस दांत को तोड़ते हैं तो तोड़ने के साथ ही वो बेहोश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और चक को इस टापू पे पूरे 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में चक पूरी तरीके से बदल चुके हैं। पहले वो मोटे थे और अभी वो पतले हो गए हैं। उनके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, जिसका मतलब साफ होता है कि वो अब इस टापू पे पूरी तरीके से रहना सीख गए हैं। वो दूर से ही एक लकड़ी खींचकर मारते हैं और उसमें मछली फंस जाती है और वो इस काम में माहिर हो गए हैं, क्योंकि 4 सालों से वो यही सब तो करते आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में पूरी तरीके से ढाल लिया है और उनकी और विल्सम की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि चक उससे हर एक चीज शेयर करते थे। एक दिन चक जब मछली खा रहे थे तो उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। फिर वो जब भाग कर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक स्टील की शीट होती है, जिसे देखते ही उन्हें आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस टापू से बाहर निकल सकता हूँ। दरअसल इस टापू से निकलने में सबसे बड़ी अड़चन जो थी वो इस समुद्र की लहरें थी, क्योंकि चक जब भी इस टापू से
बाहर निकलने की सोचते तो वो बड़ी बड़ी लहरें उन्हें आगे नहीं जाने देती थी और इसी वजह से चक पिछले 4 सालों से यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ों को काटते हैं और उससे एक बेड़ा बनाते हैं, मतलब कि नाव। हालांकि बेड़ा बनाना इतना आसान नहीं था, उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सोच रखा था कि जब भी हवा का रुख बदलेगा तब वो यहाँ से निकलेंगे और उन्हें जो शीट मिली थी उसका इस्तेमाल वो हवा के अगेंस्ट करेंगे, जिससे बेड़े को धक्का मिल सके और वो आगे की ओर बढ़े। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब हवा का रुख बदला होता है, इसीलिए चक अपने फ्रेंड विल्सम को उस नाव में रख कर वहाँ से चल देते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारी बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है, पर किसी तरीके से वो उन लहरों को पार कर लेते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर अभी भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी होता है और चक को ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि कब उसे जमीन या फिर कोई शिप दिखेगा, क्योंकि 4 साल से चक उसी टापू पर थे और अब जब वो बाहर निकले हैं तो उनके अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होता है कि आज नहीं तो कल शायद मैं घर पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि चक को बारिश, तूफान सभी का सामना करना था। अब खाने के लिए वो मछलियों को पकड़ लेते थे और पानी पीने के लिए जब भी बारिश होती थी तो वो उन पानी को नारियल में इकट्ठा करके पी लेते थे और इसका इंतजाम उन्होंने पहले से ही कर लिया था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि उनका फ्रेंड विल्सम पानी में डूब जाता है। चक उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं पर वो वहाँ पर नाकामयाब हो जाते हैं और वापस अपने बेड़े में आकर बहुत ज्यादा रोते हैं, क्योंकि अकेला वो विल्सन ही था जिससे वो 4 सालों से लगातार बातें करते आ रहे थे और वो उनका एक अच्छा फ्रेंड था। शायद ये बात आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे, बट ये सच है, क्योंकि चक पिछले 4 सालों से उससे बात करते आ रहे थे। उन्हें उसमें एक फ्रेंड नजर आता था, वो इमोशनली उससे बहुत ही ज्यादा अटैच हो चुके थे और शायद इसीलिए चक को उसके जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद चक अपने आगे का सफर जारी रखते हैं, पर कुछ ही दिनों में चक थक के चूर हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। तभी अचानक से उनके सामने से गुजरता है कार्गो शिप, जिनके लोग इन्हें देख लेते हैं और इन्हें बचा लिया जाता है। अब चक वापस अपने देश लौट चुके हैं, पर अभी तक सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि उनके सारे फ्रेंड्स और कलीग अभी तक यही समझ रहे थे कि वो मर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने उनका फ्यूनरल भी कर दिया था। उनकी गर्लफ्रेंड कैली, जिसकी अभी शादी हो चुकी है और उसे एक बेटी भी है, चक कैली से मिलने जाते हैं। कैली भी उन्हें देखकर काफी खुश होती है और उन्हें वो अपने गले से लगा लेती है। लेकिन कैली के यहाँ पर खुद की एक फैमिली है, इसीलिए वो चक के साथ अब नहीं जा सकती है। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से उनका रास्ता अलग अलग है। जाने से पहले चक कैली को वही वॉच देते हैं जो उसने उन्हें गिफ्ट की थी, पर वो उस वॉच से कैली की फोटो निकाल लेते हैं। कैली उनसे कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जरूर आओगे। इस पर चक कैली को सॉरी कहते हैं और कैली भी उन्हें सॉरी कहती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कैली अभी भी चक को बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर उसकी एक खुद की फैमिली है और वो अपनी फैमिली को छोड़ नहीं सकती, इसीलिए उसे चक को छोड़ना होगा। अब कैली चक की एक कार की उसे देती है, जिसके साथ चक की काफी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही चक उस गाड़ी को लेकर जाने लगता है, कैली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उससे कोई चीज छूट रही है, इसीलिए वो चक को काफी तेजी से आवाज लगाती है और चक भी अपनी कार को पीछे लेकर आता है। फिर कैली चक से कहती है कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो और मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, और उसके बाद वो कार में बैठ जाती है। फिर हम व्यूवर्स को यही लगता है कि कैली उसके साथ चली जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चक उसे कहता है कि कैली तुम अभी अपने घर जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि चक अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है और काफी ज्यादा दुखी है। वो अपने फ्रेंड से बताता है कि मैं इतने सालों से उस टापू पे था और शायद मैं वहीं पर मर जाता या फिर खुद को फांसी लगा देता, और मैंने सोचा भी कि मैं खुद को फांसी लगा लूं, पर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था, उसी के लिए जिंदा रहना था, और शायद मैं इसी उम्मीद से वहाँ पर सांस लेता रहा।
लेकिन मेरी किस्मत देखो कि आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है। और ये कहते कहते चक इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल चक और कैली का जो लव रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा गहरा है, वो भी ऐसा कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन वक्त और हालात ने इन्हें मजबूर कर दिया अलग रास्तों पर चलने के लिए। इसीलिए कैली भी न चाहते हुए भी शादी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ चक को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इसीलिए लास्ट में हमें दिखाते हैं कि चक के पास आज भी वो पैकेट्स हैं जो वो आइलैंड से बचा कर लेकर आया था और जिस पर विंग्स बने हुए हैं। दरअसल इसको अपने पास अभी तक रखने का एक कारण ये भी होता है कि चक ने ये सोचा था कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं इस पैकेट को जरूर कुरियर करूंगा, क्योंकि चक अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और वो इस पैकेट को खुद ही कुरियर करने जाते हैं, पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसीलिए वो इस पैकेट को बाहर ही रख देते हैं और उस पर एक नोट लिखते हैं कि दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में चक एक जगह खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने 4 रास्ते होते हैं और अभी वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस रास्ते पर जाएं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उनसे पूछती है कि शायद तुम खो गए हो। चक कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वो लड़की उन 4 रास्तों के बारे में उन्हें बताती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके ट्रक पर भी वही विंग्स बने हुए थे जो उस पैकेज पे बने हुए थे। इसका मतलब वो लड़की वहीं जा रही थी जहाँ पर चक ने जस्ट अभी अभी वो पैकेज कुरियर किया था। अब चक उसी तरफ देख रहा होता है जिधर वो लड़की गई होती है, क्योंकि फिल्म के स्टार्टिंग में यही घर दिखाते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है डिक एंड बेटिना। पर जब चक यहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ बेटिना लिखा हुआ दिखता है। इसका मतलब चक की आंखों में ये होप होती है कि उनकी लाइफ में हो सकता है इसी लड़की का साथ लिखा हो, क्योंकि वो लड़की अभी अकेली है और उसका भी कोई पार्टनर नहीं है। इसीलिए चक की आंखों में एक होप और स्माइल होती है। तभी फ्रेंड्स ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।